जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। लोकतांत्रिक विचारधारा और जन सुनवाई के मॉडल को लेकर बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर सिवान आने वाले हैं। उनके आगमन की जानकारी सिवान सदर से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शाहनवाज आलम ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। डॉक्टर आलम ने बताया कि प्रशांत किशोर 20 जुलाई रविवार की संध्या 7 बजे होटल द रॉयल पार्क में आयोजित एक विशेष बैठक में शिरकत करेंगे। ये बैठक सिवान के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और मार्गदर्शक व्यक्तित्वों के साथ संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जन स्वराज का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से एक वैकल्पिक और जवाबदेह नेतृत्व तैयार करना है। इसी क्रम में प्रशांत किशोर खुद जिले में आकर लोगों की राय जानना चाहते हैं ताकि सिवान की सामाजिक, राजनीतिक और विकास संबंधी जरूरतों को समझते हुए आगे की रणनीति बनाई जा सके। डॉक्टर शाहनवाज आलम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वो इस विशेष बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी बात रखें और जन स्वराज के इस प्रयास को मजबूती दें। उन्होंने कहा कि ये कोई आम राजनीतिक सभा नहीं है बल्कि एक विचार विमर्श का मंच है जिसमें सिवान के भविष्य को लेकर खुलकर बात होगी। प्रेस वार्ता के अंत में डॉक्टर आलम ने दोहराया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह संवादात्मक होगा जिसमें प्रशांत किशोर खुद लोगों की सलाह सुनेंगे और उनके सुझावों के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी। आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप जन स्वराज के बैनर के बुलाने के तहत आप आए हैं। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जो मित्रगण और हमारे सीनियर साथी हमारे साथ बैठे हैं, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरे बाएं तरफ सिवान जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनके बगल में हमारे सीनियर साथी एडवोकेट अनिल मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मेरे दाहिने तरफ श्री कृष्णकांत सिंह मौजूद हैं। कृष्णा भी से आपको पुराना ताल्लुक रहा होगा, हमारे पार्टी के शुरुआती के दिनों से प्रवक्ता हैं। उनके दाहिने तरफ हमारे बीच श्री एडवोकेट गणेश राम जी बैठे हुए हैं। ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है ये आम जनों को सूचना देने के लिए, ख़ास तौर पे समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उन तक इस बात को का मैसेज पहुंचाने के लिए कि अरस्तु ने कहा था कि अगर समाज के प्रबुद्ध लोग राजनीति में आके दशा और दिशा का निर्धारण नहीं करेंगे तो जो उनके इन्फीरियर्स हैं, जो उनसे नीचे के लोग हैं, वो उन पे शासन करेंगे। श्री प्रशांत किशोर जी जो 2.5 साल से पदयात्रा कर रहे थे, बिहार के 50,000 गाँवों से ज़्यादा में पैदल चल के गए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के जो वोटों के अंतर्गत लोगों को जो जोड़ा गया है, उसी एक कड़ी में श्री प्रशांत किशोर जी सिवान का आगमन हो रहा है। सिवान जो मौलाना मजरुल हक साहब और राजेंद्र प्रसाद जी की धरती रही है, इस पावन धरती पे श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है ताकि सिवान के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो सिवान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, टीचर्स और बिजनेसमैन हैं, उनके साथ ये चर्चा हो कि बिहार की दशा और दशा को कैसे बदला जा सकता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रणेता और हमारी पार्टी के लोग लोगों के सामने खड़े हों और लोगों को ये मौका हो कि वो उनसे सवाल पूछ सकें कि हमारे पास बिहार को बदलने का क्या विज़न है, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए हमने क्या खाका तैयार कर रखा है, हम कैसे लोगों का विकास करना चाहते हैं, कैसे समाज में प्रबुद्ध लोगों की भूमिका को तय कर सकते हैं, कैसे अपराध को कम किया जा सकता है, रोजगार के कैसे मौके बनाए जा सकते हैं। ये सिवान के प्रबुद्ध लोगों के लिए एक मौका है कि आप श्री प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, उनके विज़न को समझ सकते हैं और साथ साथ ये जो बिहार के परिवर्तन की बयार और जो प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें। सर, अपराध तो लगातार बढ़ रहा है, लंबे समय से 15 साल से 20 साल से अपराध रुका नहीं है, कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, इसको कैसे रोक पाएंगे?
देखिए, किसी भी समाज में अपराध थोड़ा बहुत होना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का फेल होना। इस राज्य के जो मुखिया हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता वो खो चुके हैं। सरकार का इकबाल गिर चुका है, पुलिस का इकबाल गिर चुका है। अब बात चीज़ें जो है नाम मात्र की रह गई है, चाहे मलमलिया में होने वाला 13 हत्याकांड हो या किसी व्यवसायी की हत्या हो, या अभी जो हम लोगों ने देखा कि सरेआम एक अस्पताल के अंदर पारस हॉस्पिटल में नाम लेना, चलिए आपने कहा, लोगों की हत्या हो जा रही है। अपराधियों का इससे बात समझ में आती है कि बिल्कुल मनोबल बढ़ा हुआ है। ये घर वैसा घर हो गया है जिसमें कोई गार्जियन नहीं है या गार्जियन सो रहा है, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो बालू का और शराब के अवैध जो तस्करी हो रही है उसमें संलिप्त है, और इसके वजह से ये जो हम देख रहे हैं समस्याएं हमारे समाज में खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी सवाल एक अभी उठ रही है, चूँकि अपराध पर सवाल हुआ, जो सत्ताधारी दल है उनके मंत्री से अगर मीडिया सवाल पूछती है तो वो उल्टे मीडिया पर ही भड़क जा रहे हैं। तो आप लोग एक राजनीतिक दल से हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं अपराध को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। आप सिर्फ नेता की बात क्यों कर रहे हैं? आप डीआईजी साहब ने जो बात कहा है, उन्होंने इसको किसानों से जोड़ने की कोशिश की है। एडीजी उन्होंने इसको खेती से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये आप बात समझ लीजिए कि जिस देश का मुखिया, जिस घर का मुखिया सो रहा हो, तो उसके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। आप सोच के देखिए, उस आदमी की संवेदना जो किसी का हत्या हो जाती है उसको इस चीज़ से जोड़ता है कि मई जून में क्या होता है कि खेती बाड़ी कम हो जाती है तो लोग अपराध करने लगते हैं। बिहार क्या, ये सवाल बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और ये सवाल हमें नहीं, प्रबुद्ध लोगों को इस राज्य की सरकार से और जो लोग पावर में हैं उनसे पूछने की आवश्यकता है। किसान ही हत्या करते हैं क्या? जो किसान यही बात तो आप सोचिए, बात समझिए, शायद वो बात ना कहना चाहते हो, लेकिन संवेदनहीनता की आप लिमिट देखिए। ये नीतीश कुमार जी इसी सिवान में मलमलिया के क्षेत्र में 150 लोगों से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। एक और जगह पे 50 से ज़्यादा लोग शराब पी के मरे थे। नीतीश कुमार जी दोनों पॉकेट में हाथ डाल के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सवाल उठता है कि जनता ने आपको मालिक चुना है, जनता ने आपको अपना माई बाप बनाया है, या जनता के आप सेवक हैं? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक पार्टी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, जो इस डर से कि ये अवस्था ना बदली, इस डर से कि हमारे कोशिश करने से नहीं होगा, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो वोट देने नहीं जाते हैं, उनको ये मैसेज ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पढ़े लिखे लोग समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे तो समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो आकर के नेतृत्व करेंगे, और फिर आपको यही चीज़ देखने में आएगी कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, शराब की तस्करी हो रही होगी, पुलिस चोर को पकड़ने के बजाय किसानों पर सवाल खड़ी कर रही है। सर, चुनाव के समय 125 वाट बिजली जो फ्री दे रही है, क्या जुमला है वो? माफी चाहता हूँ, जो बिजली फ्री है, क्या 25 यूनिट जो बिजली दिया जा रहा है, चुनाव के वक्त ही घोषणा क्यों होती है? ये आप बात समझिए, ये अब ये समझ चुके हैं कि इनका जो कार्यकाल है हर तरह से समाप्त होने के कगार पे है। अब ये है कि लास्ट में कुछ फ्रीबीज बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल से इनकी सरकार किसी न किसी रूप में यहाँ चलती रही है। बीच में 6 महीने अगर मांझी जी कार्यकाल छोड़ दें तो ये कभी कमल पे बैठ के, कभी लालटेन की रोशनी में अपनी सरकार को चलाते रहे हैं। तो 20 साल में क्यों नहीं कर पाए? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये देना ही चाहते थे तो रोजगार, मुझे नहीं समझ में आता है कि जो हमारी सभा से इस सवाल का क्या लेना देना है। हमारी जो बात है वो ये है कि हम जो बात कहना चाहते हैं उनको, उनके कार्यकाल 2005 तक उनका कार्यकाल रहा, विकास पुरुष के नाम से जाने गए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन आज जो हम बात कह रहे हैं आज की बात है, ये 2005 की बात नहीं है। अगर आप 2005 में जाएंगे तो कोई आपको जंगलराज में लेके जाएगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें लोगों को, हमारे लोगों को इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा पलायन है। और एक बात जान लीजिए, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको, उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए, उसके घर के लोगों को रोजगार चाहिए,
उसके सवांग को यहीं पे पलायन से बच करके रोजगार मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी सर, चाहिए। वर्तमान में जो क्राइम की स्थिति है आखिर उस पर कंट्रोल कैसे होगा? विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है, बाकी कोई सत्ताधारी पार्टी उसका जम करके विरोध नहीं कर पा रही है और सरकार मनमाने तरीके से अफसरशाही पर छोड़ करके इस तरह से अनाप शनाप बयान जो है वर्गल करा रहे हैं और बयान दिला रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बात का जवाब दे चुका, मैं दोबारा कहता हूँ कि जब तक समाज के प्रबुद्ध लोग आगे नहीं आएंगे, आप ये समझते हैं, राहत इंदौरी साहब ने कहा है, न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप जो मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं, जो आपके माध्यम से जो समाज के पढ़ा लिखा वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जब तक जनता की तरफ से प्रयास नहीं होगा, तब तक कोई भी सत्ताधारी हो, विपक्ष हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोग करप्ट हो सकता है विपक्ष कमज़ोर हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में असल शक्ति जो है जनता के पास है। हमारा प्रयास जनता को जगाने का है। एक बार जनता अगर जाग जाएगी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें दीजिए, हम कह रहे कि आप जागिए और अपने मुद्दों को पहचानिए। हम बिहारियों का मुद्दा रोजगार है, हम बिहारियों का मुद्दा शिक्षा है, हम बिहारियों का मुद्दा बढ़ता हुआ अपराध है। आज का जो प्रेस माफी चाहता नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी के मंच से कहा है कि हमने 10 लाख रोजगार दिया है और उन्होंने पूर्व में भी वादा किया है कि अगर 25 से 30 में हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार। अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में 13 करोड़ या 14 करोड़ लोग रहते हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार 3% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। 14 करोड़ को अगर 3% देखेंगे तो 42 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है किसी भी रूप में। आप क्या कहना चाहते हैं? एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल रहेगा, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रेन को 2 लोग मिलकर चलाएंगे? 42 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इन्होंने 20 साल में कम से कम 42 लाख नौकरी दी होती, तब हम मानते कि इनका विचार आगे है। आज भी बिहार में जो जॉब का रेशियो है वो 25 लाख है, वो 2% से भी कम है। 1.97% है जो इन लोगों ने 20 साल में नौकरियां दी हैं। जिन लोगों ने सरकारी जो नेशनल एवरेज है वहाँ तक नहीं पहुँचाया, तो आप किस हिसाब से समझते हैं? जैसे एक महान व्यक्ति है, वो ये कह रहे हैं कि हर महीने औरतों को 2,500 हज़ार रुपये देंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका सालाना बजट 1,50,000 करोड़ होगा और बिहार का सरकारी बजट जो है 1,70,000 करोड़ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का सारा बजट उठा करके महिलाओं को दे देंगे, तो सर टीचर्स को जॉब कहाँ से देंगे? आप पुलिस को सैलरी कहाँ से देंगे? एक चुनावी जुमला है और वो भी बिल्कुल बिना सोचा समझा हुआ। आप बात समझिए, आपने मुझसे कोई बात कहा तो मैंने आपको कहा कि मैं अपने पॉकेट में 50 करोड़ रुपया रखा हूँ, निकाल के दे दूंगा। सवाल ये कि उतना तो आपके पॉकेट की कैपेसिटी ही नहीं है। सर, चुनाव से जस्ट पहले नीतीश कुमार जो बिजली के लिए जो 125 यूनिट फ्री हो गया, इस बात का जवाब दिया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बैठक है उसके बारे में बातचीत प्रेस किस कॉन्फ्रेंस तरह के लोग आएंगे, किनको आने का आप आमंत्रण दे रहे हैं और कहाँ पे आना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जो किसी भी धर्म, जाति, पार्टी, विचारधारा से संबंध रखते हैं, हमारा कहना ये है कि आपसे ये निवेदन नहीं है कि हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा से जुड़ जाइए, लेकिन आइए, पूछिए, देखिए कि अगर कोई नए लोग अगर आना चाहते हैं, अगर वो ये बात क्लेम करते हैं कि नई व्यवस्था बनाएं, तो उनसे सबसे पहले पूछना जरूरी है। हमारा प्रयास जागरूक करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी से सिवान से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मिस कॉल के जरिए या किसी और रूप से जुड़े हुए हैं या फॉर्म भर के जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7500 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी से सिवान से जुड़े हुए हैं। ये उनका कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम समाज के प्रबुद्ध वर्ग का है। उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर अब नहीं जागिएगा तो बहुत मुश्किल आने वाला है। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, मैंने आपसे कहा और पहले भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि बिना व्यवस्था परिवर्तन किए हुए सत्ता परिवर्तन करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जब तक इकोसिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर 1, 2, 4, 5 आदमी आ भी जाता है किसी धार्मिक
या जातिगत जुगाड़ लगा के आ भी जाता है, और अगर वो कल्चरल सिस्टम डेवलप नहीं होता है, और अगर लोग प्रबुद्ध नहीं हैं, लोग अगर सही मुद्दों पे अगर हमारे कैंडिडेट को भी अगर जाति धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि बिहार की व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा प्रयास व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन में हमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार पर निगाह बनाए हुए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। क्या ये मान के चला जाए कि बिहार बदलाव यात्रा का अवसर दिखने लगा है, जन स्वराज का जनाधार बढ़ने लगा है, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस राज्य के प्रधानमंत्री ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाला होता है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 11 साल में बिहार की प्रबुद्ध जनता ने या भोली भाली जनता ने यहाँ से 40 MLA MP भेजे, 38 MP भेजे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने बिहार का विकास हो पाए, यहाँ रोजगार लग पाए, कोई नॉलेज पार्क बन जाए, इसके लिए एक दिन भी अगर कोई मीटिंग की हो तो उसकी सूचना हमें आप दीजिए। लेकिन ये बात तय है कि 11 साल में यहाँ 3 बार चुनाव हुए हैं, विधानसभा और लोकसभा के। प्रधानमंत्री जब जहाँ भी देश में चुनाव होता है वहाँ रैलियाँ करते हैं, और इन लोगों के आने जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी जातिगत पहचान हमेशा रहेगी।